ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो आप लोग जरूर इन्हें पढ़ा करिएगा। फर्जी खबरों से निपटने की कठिन चुनौती। आजकल आप देख रहे हैं कि फर्जी जो खबरें रहती हैं ना, ये आग की तरह फैलती हैं। और वो कहा जाता है ना कि जब तक झूठ क्या पूरी दुनिया घूम चुका होता है, जब तक सच जूता पहन रहा होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की प्रवर्तक कंपनी मेटा ने हाल में ऐलान किया कि वह अपने थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग कार्यक्रम को बंद कर रही है। मेटा भी अब एक्स पूर्ववर्ती ट्विटर जैसी कम्युनिटी नोट्स वाली प्रणाली अपनाएगी। मेटा की इस निर्णय ने गलत सूचनाओं से निपटने में ऐसे मॉडल की क्षमता को लेकर बहस छेड़ दी कि खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल जनसंख्या वाले लोकतंत्र में यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है। फैक्ट चेकिंग बंद करने के पीछे मेटा की दलील है कि ऐसे प्रयास फैक्ट चेकर्स के राजनीतिक पक्षपात से मुक्त नहीं हो सकते। सवाल है कि क्या कम्युनिटी चेकिंग इस समस्या का समाधान है? शायद नहीं है, और किसी समाचार की सच्चाई परखने में कौशल, अनुभव और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सामूहिक राय जैसी दिखने वाली किसी प्रणाली के आधार पर सत्य का निर्धारण नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो कोई भी फैक्ट चेकर बन सकता है। और यहीं पर हमें मुख्य धारा की मीडिया की भूमिका और सत्य को असत्य से अलग करने में उसकी क्षमता पर ध्यान देना होगा। यह भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया की एक पुरानी परंपरा है। इसमें प्रिंट, टेलीविजन और उनके ऑनलाइन माध्यम शामिल हैं। हमारे पारंपरिक मीडिया का उद्भव एवं विकास आंतरिक आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ है। वह संघर्षों में तपकर निखरा है। वह देश के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष का सहभागी रहा है और उसने उत्पीड़न के खिलाफ समय समय पर मुखरता से मोर्चा संभाला है। और आप देखिए, मुख्य धारा की मीडिया ही लंबे समय से सूचनाओं के प्रसार का विश्वसनीय आधार रहा है। विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों, चैनलों और उनके वेब माध्यमों वाली पारंपरिक मीडिया की पहुंच बेजोड़ है। यह नेटवर्क दूर दराज तक समाचार सूचनाएं पहुंचाकर जनता में जागरूकता बढ़ाकर उसकी लोकतांत्रिक भागीदारी को सशक्त करता है। भारत के संदर्भ में मुख्य धारा की मीडिया की महत्ता और बढ़ जाती है। भारत की विविधता यूरोप महाद्वीप जितनी ही है। जहां यूरोप के 44 देशों में 24 आधिकारिक भाषाएं, वहीं एक भारत में ही 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। यूरोप की तुलना में हमारी आबादी भी लगभग दोगुनी है। भारत की संस्कृति और जनसांख्यिकी विविधता का उसके लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है। इस विविधता के सार को समझने के लिए हमें मुख्य धारा के मजबूत मीडिया की आवश्यकता है, जो स्थानीय मुद्दों और भाषाओं में प्रवीण है। यह काम सोशल मीडिया कहे जाने वाले इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। याद रहे कि इंटरनेट मीडिया जमीनी एवं तथ्यपरक रिपोर्टिंग के बजाय तीव्र प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने वाला साधन है। इस पर अधिकतर समाचार ट्रेडिंग अपसंस्कृति के शिकार होते हैं। इन पर सक्रिय कंटेंट क्रिएटर्स का ध्यान सिर्फ वायरल होने वाले कंटेंट बनाने पर रहता है, और उनके पास यह जांचने की योग्यता एवं कौशल नहीं होता कि कोई समाचार कितना सच है। जैसे पिछले माह एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें दिखाया गया कि भारत में एक मस्जिद में आग लगाई जा रही है। हालांकि विशेषज्ञों की पड़ताल में पता चला कि वीडियो इंडोनेशिया का था। तनाव बढ़ने के लिए उसे जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया था। शरारत के जरिए माहौल बिगाड़ने के ऐसे कई उदाहरण हैं जिनका हम केवल पारंपरिक पत्रकारिता की ताकत से मुकाबला कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में, जैसे आप देखते हैं कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, या फिर आप देखिए व्हाट्सएप पर कोई खबर आती है, हम लोग क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। हमें लगता है वो सच्चाई है, लेकिन आप देखते हैं हम चेक भी नहीं करते हैं कि वो सच्चाई है उसमें कि कितनी झूठ है। और अक्सर इस तरह की खबरें झूठ रहती हैं, और बहुत सारे लोग सच्चाई समझ लेते हैं उसे, और उसी पर आप देखते हैं कि वो क्या बहस करने लग जाते हैं कि हमने व्हाट्सएप से देखा हुआ था, हमने फेसबुक से पढ़ा हुआ था। आजकल तो आप देखते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक जो यूनिवर्सिटी है, ये इतिहास भी पढ़ा रही है, और उनका इतिहास कुछ और अलग ही है। वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक जैसी नवीनतम एआई टूल्स ने इंटरनेट मीडिया को और बेलगाम बना दिया। यहाँ किसी भी व्यक्ति की आवाज, चित्र और वीडियो से छेड़छाड़ कर कोई भी दुष्प्रचार किया जा सकता है। इंटरनेट पर ऐसी तमाम साइट्स हैं जिनके माध्यम से कोई नौशकिया भी फेक कंटेंट बना सकता है। ऐसी सामग्री बहुत तेजी से तैयार हो रही है। एक्स और इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक खरीदने के बाद कोई हैंडल हूबहू कॉपी किया जा सकता है, और इससे कंटेंट क्रिएशन को लेकर भ्रम की आशंका बढ़ी है, और इस पर अंकुश के उपाय सीमित एवं व्यापक रूप से अप्रभावी है। इंटरनेट मीडिया जवाबदेही के स्तर पर भी शून्य है, जबकि मुख्य धारा की मीडिया की पूंजी की विश्वसनीयता है, तो वह जवाबदेही को लेकर कोई समझौता नहीं करता है, और उसके किसी कृत्य को लेकर देश के कानूनों के दायरे में शिकायत भी की जा
की जा सकती है। लेकिन इंटरनेट मीडिया कंपनियां तो ऐसे कानून के दायरे से बाहर है, क्योंकि उनका व्यापक परिचालन देश के बाहर से हो रहा है। यह विषय राष्ट्रीय संप्रभुता से भी जुड़ा हुआ है। जब हम किसी इंटरनेट मीडिया कंपनी के विदेश स्थित फैक्ट चेकर्स या कम्युनिटी संचालित फैक्ट चेकिंग पर भरोसा करते हैं, तो हम समाचारों को सत्यापित करने की अपनी क्षमता को एक एल्गोरिदम या फिर एआई के हवाले कर देते हैं। यह एआई भारतीयों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। इस एआई में विदेशी प्रभाव के कारण हेरफेर किया जा सकता है। इसका ध्येय अक्सर हमारे राष्ट्रीय हितों को अस्थिर करना, भ्रमित करने और अवराब्दी की नुकसान पहुंचाना हो सकता है। यही कारण है कि लोकतंत्र को एक मजबूत, स्वतंत्र, स्वदेशी और आत्म सुधार वाले चौथे स्तंभ की आवश्यकता सदैव रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूचनाओं के प्रसार और सामुदायिक संवाद को बढ़ावा देने में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन इनमें फर्जी खबरें की बाढ़ आई है, और आप देखते हैं बाढ़ के चलते वे सभी मुख्यधारा की मीडिया का स्थान नहीं ले सकते हैं। परंपरागत मीडिया अपने समृद्ध इतिहास और पत्रकारीय नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ गलत सूचनाओं के ज्वार के विरुद्ध एक ढाल के रूप में कार्य करता है। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म और पारंपरिक मीडिया के बीच तालमेल एक सूचित और प्रबुद्ध समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कलाम सेंटर के सीईओ, लेखक, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे हैं। इनका नाम है सज्जन पाल सिंह। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आजकल आप देखते हैं कि झूठ का बोलबाला ही है, और बहुत सारी आप देखते हैं कि न्यूज एजेंसियों को आप देखते हैं वो भी झूठ चलाती रहती हैं, उन्हें भी सच्चाई का मालूम नहीं रहता है। क्या कर सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा, ठीक है। और इस पर सरकार को भी मुझे लगता है कि कई कदम उठाने की जरूरत है। कई समस्याएं हल करेगी जनगणना। देखिए, जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होने की बात होती है ना, लेकिन 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। नियमित और व्यवस्थित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। और इस नए वर्ष में देश में पहली बार डिजिटल जनगणना का काम आगे बढ़ने के आसार हैं। दर 10 साल के अंतराल के हिसाब से 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी। यह इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि 2020 और 2021 में पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी। भारत भी उसकी चपेट में था। ऐसे में जनगणना की तैयारी धरी रह गई। 2022 में भी कोविड को लेकर माहौल बना रहा। फिर संसदीय चुनाव आ गए, फिर जिसमें बड़ी संख्या में उसी सरकार अमले को जुटना था जो जनगणना करता है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी तो जनगणना होने की उम्मीद जगी। और इस बार जो जनगणना होगी वह पुरानी गलतियों को खत्म करने के साथ पीएम मोदी के सूत्र वाक्य सबका साथ सबका विकास के नजरिए से होगी। इस बीच कांग्रेस की ओर से लोगों को जनगणना के नाम पर बरगलाने की कोशिश हो रही है। यह याद करना जरूरी है कि राजीव गांधी पिछड़ों के हित वाली नीतियों के खिलाफ थे। यही कारण है कि जब भाजपा के सहयोग से केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की नेतृत्व वाली सरकार बनी तो भाजपा ने पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने में अहम भूमिका निभाई। तब नेता विपक्ष के रूप में राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का भारी विरोध किया था। आजकल कांग्रेस जाति आधारित जनगणना की बात कर रही है ना, जातियों की, किस जाति की कितनी संख्या है। लोगों को भ्रमित करने के लिए जाति आधारित जनगणना की जो बात अब कांग्रेस कर रही है वह 2011 की मनमोहन सिंह सरकार के समय हुई थी, लेकिन उसके डाटा कभी जारी नहीं किया गया है। 1931 में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। शायद आंकड़े कांग्रेस के एजेंडे के अनुरूप नहीं रहे होंगे। और पीएम मोदी के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार हर तरह की रिसर्च के बाद पुरानी गलतियों में सुधार के साथ पहली बार डिजिटल जनगणना की तैयारी में जुटी है। तो भ्रम फैलाकर क्रेडिट लेने का प्रयास शुरू हो गया है। जब देश पर अंग्रेजों का शासन था तब ब्रिटिश सरकार बांटो और राज करो के सिद्धांत पर चलती थी। जातियों के आधार पर सामाजिक विभाजन के इरादे से तब जाति आधारित जनगणना कराई गई। ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के हित में नीति बनाने की नीयत कभी नहीं थी। लक्ष्य था भारत पर जैसे तैसे शासन करना और उसे सामाजिक रूप से विभाजित करना। जब देश आजाद हुआ तो नेहरू सरकार ने अपने सोच में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं किया। 2014 में भारत ने बड़े बदलाव का दौर देखना शुरू किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में जाति आधारित सर्वे के लिए हरी झंडी दिखाई। नीतीश कुमार ने इस काम को अंजाम दिया। क्रेडिट लेने वालों ने जब भी लोगों को भ्रमित किया वे अब भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कितनी दूरदृष्टि रखते हैं यह नई जनगणना में देख जाएगा। इसकी पुष्टि इससे होती है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आप देखिए खुले मंच से यह स्वीकार किया है कि जब जिस तरह की जनगणना मोदी सरकार कराने वाली है, सापरक सरकार के रहते कांग्रेस ने जनगणना में पैसा जातिगत रिकॉर्ड नहीं जुटाकर गलती की है। ये आप देखते हैं लेखक भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और लोक नीति विश्लेषक हैं, इनका नाम है क्या, ऋतुराज सिन्हा। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की कमियां बताई जा रही हैं, बीजेपी की बड़ाई की जा रही है। मैं इसीलिए तो कहता हूं जिसके द्वारा आर्टिकल लिखा जाता है उसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा।
अब आप देखते हैं कि आपको पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से बीजेपी के लिए मिल गए, सरकार के लिए मिले, और कांग्रेस के नेगेटिव पॉइंट मिल गए। अब कांग्रेस अगर का कोई नेता अगर ये आर्टिकल लिखता तो वो बीजेपी की कमियां बताता, अपनी अच्छाइयां बताता। आपको अच्छा मिल गया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल गए, तो आप लोगों को यही तो चाहिए। थोड़ा स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है, मैं इतना कहता हूं। जनगणना की जिस रूप की परिकल्पना की जा रही है वह एक रिकॉर्ड होगा, ऐसा रिकॉर्ड जो हर समय डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा, ताकि जिस समय जिस योजना पर विचार किया जा रहा हो उसमें उसका उपयोग हो सके। समूह के आकार, भौगोलिक वितरण, लैंगिक संरचना और सामाजिक आर्थिक स्थिति का ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड जो भारत के सामाजिक ताने बाने की पूरी तस्वीर दिखा सके। दरअसल नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत सभी नागरिकों का पंजीकरण करना और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीए का उद्देश्य है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात अब आगे बढ़ चुकी है, उसके लिए भी यह जनगणना अत्यंत लाभकारी होगी। और आप देखते हैं कि क्या होगी, लाभकारी होगी। जनगणना में एकत्रित डिजिटल जानकारी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण और सामाजिक समूहों, महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का आधार बनेगी। यह जरूरी भी है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए 2000 तक परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी। और देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया था। यह प्रस्तावित जनगणना शीघ्र शुरू होती है तो 2026 में इसका रिकॉर्ड जारी हो जाएगा। आप देखते हैं कि एक लंबे समय से सामाजिक समूहों, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण पुरानी और आधी अधूरी जानकारी पर निर्भर था, जो डिजिटल जनगणनाओं के बाद ज्यादा संगठित संग्रह डेटाबेस होगा। यह डाटाबेस कई उद्देश्यों को साधेगा और जनोपयोगी भी होगा। जन्म से लेकर शिक्षा, रोजगार और यहाँ तक कि आयकर के लिए नीतियों के निर्धारण में इसकी अहम भूमिका होगी। और विपक्ष यह कहकर भाजपा को निशाने पर लेता रहा है कि वह आरक्षण विरोधी है, लेकिन उसके फैलाए तमाम भ्रम दूर करते हुए आरक्षण को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने वक्त वक्त पर सब कुछ साफ किया है। अधिक समावेशी, उत्तरदायी और न्याय संगत सुरक्षित समाज की रूपरेखा बनाने वाली डिजिटल जनगणना देश और समाज के लिए एक सौगात होगी। ऐसे में विपक्ष को जनगणना का इंतजार करना चाहिए। तो ये बीजेपी के नेता के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। बीजेपी की स्थापना 1885 में कांग्रेस की हुई थी स्थापना, 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। समय का भ्रम। तो अमेरिकी विचारक राल्फ वाल्डो एमर्सन का कथन है, वर्तमान घड़ी नाजुक नहीं बल्कि सर्वोत्तम है। जीवन के गहन सत्य को उद्घाटित करता है। यह विचार उस मानसिकता को चुनौती देता है जिसमें हम वर्तमान को या तो कमजोर मानते हैं या भविष्य को आदर्श मानकर उसे टालते रहते हैं। मानव स्वभाव है कि वह अतीत में खोया रहता है या फिर भविष्य के सपने सजोता रहता है। इसमें वर्तमान की उपेक्षा होती है। हर घड़ी अपने आप में अनूठी है। यह कहना कि वर्तमान नाजुक है वस्तुतः अपने जीवन की संभावनाओं को सीमित करता है। समय का प्रत्येक क्षण हमारे लिए संभावनाओं के द्वार खोलता है, परंतु हम अक्सर भय, शंका और आलस से ग्रस्त होकर इस घड़ी की महत्ता को समझने में असफल रहते हैं। मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह कठिन परिस्थितियों को नाजुक समय का नाम दे देता है। यह असल में उसकी कमजोरी का प्रतीक है और उस भ्रम को तोड़ने के लिए यह समझना आवश्यक है कि समय का हर पल अपने भीतर शक्ति, संभावनाओं और सृजनशीलता को समाहित किए होता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो और उनका सामना करने की शक्ति हमारे भीतर ही निहित है। वर्तमान घड़ी को सर्वोत्तम मानना आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का ही प्रतीक है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को अपने भीतर निहित शक्ति को पहचानने और उसके सदुपयोग के लिए प्रेरित करता है। समय का यह पड़ाव भावनात्मक, बौद्धिक वृद्धि से फिकर होने का भी अवसर है। वर्तमान को नाजुक मानना एक भ्रम है। यह हमारे आत्मबल को बाधित करता है। यदि हर घड़ी को वर्ष का सर्वोत्तम दिन मान लें तो न केवल हमारा सोच परिवर्तित होगा, अपितु हमारे कार्य, जीवन और व्यक्तित्व का हर पहलू उत्कृष्टता की ओर उन्मुख हो जाएगा। अच्छा, दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है। पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा, कुछ सीखा करिएगा। ये हाथ पार करते राहुल। अब देखिए, राहुल गांधी की ओर से भाजपा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लेना, उसकी कटु आलोचना करना कोई नई अनोखी बात नहीं है। यह वह काम करते ही रहते। अब देखिए, छोड़िए ना, ये राजनीति की बातें खूब हो रही हैं और हमारे देश में मैं कहता हूं कि राजनीति तो एक ईमानदारी से होती है, बाकी क्या होता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, एक तो चुनाव आयोग के बारे में, एक आप देखेंगे उस रिजल्ट के बारे में, चुनाव के बारे में, जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उसके बारे में याद रखा करिएगा। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही, बीजेपी का सहयोगी माना जाता है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं।
और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और देखिए, अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधानसभा लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मौत का मांझा, चाइनीज मांझे की चपेट में आने के कारण 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुई सिपाही की मौत के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में इसकी जब्ती का अभियान शुरू किया गया था। और आप देखते हैं कि मालूम है कि इससे मौत होती है, इससे नुकसान पहुंचता है, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचता है, इंसानों को नुकसान पहुंचता है, फिर भी धड़ल्ले से बिकते हैं। अभी आप देखिए, गुजरात में दुर्घटना हुई है, इसी तरह का महाराष्ट्र में भी हुई, कई जगह से इस तरह की खबरें आती रहती हैं। और आप देखिए, हिस्सों में इसके अभियान की शुरुआत, लेकिन यह कितना कागजी था, इसका पोल मेरठ में हुई बालिका की मौत ने खोल दिया। बालिका बुडाना गेट पुलिस चौकी की छत पर पतंग उतारने पहुंची थी और उसमें लिपटे चाइनीज मांझे ने उतरे करंट की चपेट में आ गई। और सबसे लज्जाजनक तथ्य है कि बालिका चौकी की छत पर पहुंच गई और पुलिस को पता नहीं चला। मकर संक्रांति वाले दिन तो देश के कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चाइनीज मांझे से घायल होने के समाचार हैं। गुजरात में तो इससे कई लोगों की मौत होने की खबर अभी आई है। यह प्लास्टिक और धातु के मिश्रण से बनने वाला चाइनीज मांझा पतंगबाजों को थोड़े समय के लिए रोमांच अवश्य देता है, लेकिन यह पर्यावरण, पक्षियों और मानव जीवन के लिए कितना बड़ा काल है, यह इसी से समझ लेना चाहिए कि इसे बेचने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। जब जब कोई हानि होती है तो पुलिस प्रशासन अभियान की घोषणा कर देता है, लेकिन शाहजहांपुर और मेरठ की घटनाओं से स्पष्ट है कि चाइनीज मांझे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जब तक सीधे जिला व पुलिस प्रशासन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता, अंकुश संभव नहीं है। और आप देखते हैं, जब इतना कठिन कानून है उसके लिए भैया, फिर भी बिक रहे हैं, कहीं तो लापरवाही होगी ना। और हमारे देश में लापरवाही देखने को ही मिल जाती भाई। धैर्य से ही राह बनेगी आसान। आज के आधुनिक युग में धैर्य शब्द का अर्थ व्यक्ति भूलता जा रहा है, उसके निहितार्थ को समझ भी नहीं रहा, और जब समझ नहीं रहा तो उसे अपना भी नहीं रहा है। हर कोई शॉर्टकट अपनाने की राह पर है, फिर चाहे रिश्ता हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, फिर व्यवसाय हो, हर कोई सब कुछ जल्द से जल्द पाने के लिए ललायत है। यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पर इस तरह हावी हो गया है कि इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचता ही नहीं है। आज लोग संघर्ष और चुनौतियों से डरकर आत्मघात का रास्ता चुन रहे हैं। और एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2022 में आत्महत्या के 1,70,924 मामले सामने आए थे। पुरुष में लंबे समय से जारी तनाव को इसका मुख्य कारण माना गया है। तनाव सोचने समझने की हमारी क्षमता को दुष्प्रभावित करता है। तनाव से निकलने वाला कार्टिसोल हार्मोन मस्तिष्क व रक्तचाप को नियंत्रित करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को दुरुस्त रखने का काम करता है। हमारे देश में लगभग 40 करोड़ आबादी युवाओं की है, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुनून में, खुशहाल जीवन में के मंत्र कहलाए जाने वाले संयम, सहनशक्ति, संतुष्टि जैसी ताकतों को नहीं अपना रहे। रिश्तों को निभाना भी इसके लिए चुनौती बनता जा रहा है। आत्महत्या के लगातार बढ़ते मामलों के मुख्य कारण भावनात्मकता की कमी, जो पुरुषों में सबसे अधिक होती है। यदि व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता तो दुर्घटन मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि महिला अपने दुख, अपने दर्द, हमदर्द के साथ सामने व्यक्त कर देती हैं, जिसके कारण उनमें हालातों से लड़ने की हिम्मत बढ़ जाती है। लेकिन पुरुष इसके विपरीत होते हैं और वे अपनी बातें किसी से साझा करने से कतराते हैं। और आप देखिए, एक शोध रिपोर्ट में यह बताया गया कि रोने से दिमाग का दबाव कम होता है और शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो व्यक्ति के मूड को बेहतर करता है, साथ ही किसी प्रकार की परेशानी से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। भावनात्मक आंसू रासायनिक तौर पर अलग होते हैं। यदि हम नहीं रोते तो हमारे दिमाग के वो हिस्से जो शक्तिशाली भावनाओं का एहसास करते हैं, वे काम करना बंद कर देते हैं। आप किसी रिश्ते, शिक्षा, नौकरी से खुश नहीं हैं तो उसे छोड़ दें, लेकिन जीवन समाप्त करना किसी भी दिशा में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वैसे इसके लिए सरकार और समाज को मिलकर प्रयास करना होगा, ताकि जैसे ही किसी के साथ विषम परिस्थिति पैदा हो, उसे जाना समझा जा सके। जब तक जाना समझा नहीं जा सकेगा, तब तक आप देखें उसे दूर कैसे किया जा सके। वह दूसरी ओर लोगों को यह भी समझना चाहिए कि जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए धैर्य की राह पर निरंतर अग्रसर रहना पड़ता है। कितनी अच्छी बात कही गई है। आप देखिए, कितना अच्छा कॉलम लिखा गया है। और यही धैर्य
और लगन नहीं है लोगों में, इसलिए आप देखते हैं कि परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप किसी से भी मिलकर देखिए, ऐसा लगता है कि एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन से ग्रसित है। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये भारत को विकसित बनाने की कुंजी, ये आर्टिकल अच्छा लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। भारत का इतिहास बताता है कि समय समय पर युवाओं ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल में शिक्षा और अनुसंधान से लेकर आधुनिक समय में स्वतंत्रता संग्राम और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने तक युवा शक्ति ने भारत को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, जहां शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोग शिक्षा लेने के लिए भारत आते थे दुनिया भर से। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय उस समय की शिक्षा के केंद्र थे, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। इस युग में आर्यभट्ट जैसे युवा विद्वान खगोल शास्त्र और गणित में अग्रणी थे। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का विकास किया और जिससे आज की वैज्ञानिक सोच को आधार मिला। इसी प्रकार चरक और सुश्रुत जैसे चिकित्सा क्षेत्र के विद्वानों ने चिकित्सा शास्त्र में अमूल्य योगदान दिया। प्राचीन भारत में युवा केवल शिक्षा और विज्ञान तक सीमित नहीं थे, बल्कि राजनीति और प्रशासन में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान था। कौटिल्य, चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया, जो उस समय एक युवा शासक थे। यह काल दिखाता है कि कैसे युवाओं की ऊर्जा और ज्ञान ने भारत को शक्ति और समृद्धि का केंद्र बनाया। बाहरी आक्रमणों से बचाव। तो मध्यकालीन भारत में जब देश बाहरी आक्रमणकारी और साम्राज्यवादी ताकतों से जूझ रहा था, तब युवा शक्ति ने अपनी वीरता और बलिदान से देश की रक्षा की। इस काल में शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई जैसे युवा योद्धाओं ने स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान बनाई। शिवाजी महाराज ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और भारत की स्वतंत्रता और संस्कृति को संरक्षित किया। इसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अद्वितीय साहस दिखाया। उन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और यह वाक्य भारत के हर युवा के लिए प्रेरणा बन गया। मध्यकाल में युवाओं ने न केवल संघर्ष किया, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने का कार्य भी किया। इस काल में शिक्षा और कला का भी विकास हुआ, और जिसमें युवाओं की रचनात्मकता का योगदान रहा। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय युवा शक्ति को जगाने का कार्य किया, उन्होंने कहा था कि युवाओं को केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। यह विचार वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, और उनके विचारों ने भारतीय युवाओं को यह एहसास कराया कि उनके भीतर असीम ऊर्जा संभावना है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को समझने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय निर्माण में युवाओं की भूमिका। स्वतंत्रता के बाद देश को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं ने एक बार फिर अपनी भूमिका निभाई। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी पहलों में युवा विज्ञानियों और किसानों का योगदान उल्लेखनीय था। देश के औद्योगिकरण में युवाओं ने अपनी तकनीक और प्रबंधक क्षमता से योगदान दिया। इस दौरान स्थापित किए गए IIT, IIM और अन्य संस्थाओं ने युवा प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मंच प्रदान किया। APJ अब्दुल कलाम साहब का दृष्टिकोण भारत को एक ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने का था, जो आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। उनके विज्ञान और तकनीकी नवाचार पर जोर आज के युवाओं को प्रेरित भी करता है। चलिए आप लोग बताइए, एक आप लोगों से सवाल पूछ रहा है, एक मैं बता देता हूँ। हरित क्रांति का जनक और श्वेत क्रांति का जनक। तो चलिए आप लोग, श्वेत क्रांति का जनक कौन था ये आप लोग बताइए, और हरित क्रांति के जनक मैं बता देता हूं। भारतीय हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जी थे, याद रखिएगा। रोजगार सृजन में युवाओं की भूमिका। 21वीं सदी के भारत में युवा शक्ति का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत की लगभग 66% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जो इसे दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र बनाता है। और यह युवा वर्ग न केवल रोजगार प्राप्त करने तक सीमित है, बल्कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में युवाओं ने उद्यमिता और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है, और वर्ष 2023 तक भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स थे, और जिनमें अधिकांश युवा संस्थापक थे। सरकार की योजना जैसे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को न केवल रोजगार सृजन में, बल्कि तकनीकी नवाचार और औद्योगिक विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दिया। समाज में सकारात्मक बदलाव। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी युवाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहलें युवाओं को आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं।
इन योजनाओं का उद्देश्य उन्हें आधुनिक तकनीकों और वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करना है और इसके परिणाम स्वरूप भारत के युवा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफल हो रहे हैं और जिससे उनकी व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ देश की समग्र अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी युवा सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। वे नीति निर्माण, सामाजिक सुधार और जन जागरूकता अभियानों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वे जलवायु परिवर्तन, शिक्षा का अधिकार और महिलाओं के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। इन युवाओं का समर्पण और सक्रियता समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्षेत्र में भी युवा अपनी इस उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। डिजिटल इंडिया जैसे योजनाओं ने युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट का लाभ उठाकर नवाचार करने का अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उन्होंने डिजिटल जागरूकता, इंटरनेट के माध्यम से नए समाधान प्रस्तुत किए हैं। इन प्रयासों से भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है और डिजिटल सेवाओं में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार भारत में युवा न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे केवल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं बल्कि देश के समग्र विकास के लिए भी कार्य कर रहे हैं। युवा शक्ति की यह क्षमता भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर है। और देखिए, जो युवा आबादी है इसका अगर हम लोगों ने फायदा उठा लिया तो अच्छी बात है, वरना आगे जाकर ये बुढ़ापा भी आएगा इनका, उस समय बोझ भी बन जाएंगे। तो इनका फायदा उठा सकते हैं तो उठाना चाहिए। और इसीलिए तो कहा जाता है, जैसे मान लीजिए एक परिवार में 5 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं, आप देख लीजिए, बेटियां हैं। अब आप देखिए उन्हें अगर अच्छी शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य मिलती है, तो वो अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, जिससे उस परिवार का भी सुधार होगा, परिवार की स्थिति सुधरेगी, उस राज्य की, उस देश की स्थिति सुधरेगी। नॉर्मल सी बात है। अगर वो पढ़े लिखे नहीं हुए ना तो आप देखिए वो बोझ बन जाएंगे परिवार पर, आगे चलकर बुढ़ापा आएगा तब भी बोझ ही बने रहेंगे। शिक्षा को रोजगार में बदलने का बढ़ता संघर्ष। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी के पास शिक्षा, नवाचार और समाज सुधार में सक्रिय रूप से योगदान देने की क्षमता है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से वे न केवल अपने व्यक्तिगत भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं बल्कि देश की प्रगति में भी योगदान देंगे। सरकार की योजनाओं जैसे स्किल इंडिया के तहत युवा अपने कौशल को बढ़ाकर रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि में योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा युवा उद्यमिता, स्टार्टअप्स के माध्यम से नए व्यवसायों की शुरुआत कर सकते हैं और जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भागीदारी भी जरूरी है क्योंकि यह देश की समग्र भलाई के लिए आवश्यक है। साथ ही युवाओं को रोजगार को राजनीति और नागरिक अधिकारों में सक्रिय रूप से भाग लेकर समाज में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें अपने वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ाते हुए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुख स्थान दिलाने के लिए काम करना होगा। इस तरह युवा वर्ग का नेतृत्व और उनकी प्रेरणा से भारत को 2047 तक एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने का मार्ग मिलेगा। इसके साथ ही युवाओं के सामने कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं जो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। सबसे पहली चुनौती है शिक्षा और रोजगार की। आजकल के प्रतिस्पर्धा दौर में उच्च शिक्षा प्राप्त करना और उस शिक्षा को रोजगार में बदलना एक बड़ा संघर्ष बन चुका है। कई युवा अच्छे शिक्षा संस्थान तक पहुंच बनाने के बावजूद उपयुक्त रोजगार के अवसरों में कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक असमानता भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि बहुत से युवा ऐसे परिवारों से आते हैं जहां आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं और जिससे उनकी शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। दूसरी चुनौती मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है क्योंकि बढ़ते तनाव और अवसाद मानसिक आप देखते हैं कि स्वास्थ्य समस्याओं से युवा प्रभावित हो रहे हैं। सामाजिक दबाव और असुरक्षा भी महत्वपूर्ण चुनौती है और जिससे युवा समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता जो युवाओं के मानसिक शांति और भविष्य को प्रभावित करती हैं एक और बड़ी चुनौती है। इस सब के बावजूद यदि युवा सही दिशा में काम करें तो ये चुनौतियां अवसर में बदल सकती हैं और वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भारत के युवाओं में वह शक्ति और साहस है जो वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बना सकता है और यह समय है युवा अपनी ऊर्जा, विचार और रचनात्मकता का उपयोग राष्ट्रीय निर्माण के लिए करे। जैसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जो युवा जो आज करेंगे वही कल का भारत होगा। भारत की युवा शक्ति को सही दिशा और अवसर देकर हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो देख लीजिए युवाओं की बातें हो रही हैं। उन्मादी बनाता इंटरनेट मीडिया। आजकल आप देखते हैं इंटरनेट मीडिया की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। आजकल स्वयं को बोरियत से बचाने के लिए लोग रील्स या वीडियोज पर घंटों समय बिताने अथवा स्क्रॉल करने वाले लोग शायद ब्रेन रॉट का सामना कर रहे हैं। इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2024 का शब्द चुना है। आप कहीं भी चले के जाइए, किसी परिवार में बैठिए, किसी फंक्शन में, त्यौहार में आप जाइए, कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में जाइए, आपको रील देखते लोग देखने को मिल जाएंगे।
इसका मतलब है बहुत देर तक मोबाइल कंप्यूटर पर बेकार की चीजें देखने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और जिसके फलस्वरूप हमारे बौद्धिक स्तर में गिरावट आती है। जब हम इंटरनेट मीडिया पर घंटों देर तक कंटेंट देखते रहते हैं तब हमारा दिमाग थक जाता है, हम सही से सोच नहीं पाते हैं। ब्रेन रॉट का संबंध हमारे सोचने के तरीके से है और इसमें आ रही विसंगति से ही हम असहिष्णु उन्मादी भी बनते जा रहे हैं। बढ़ती कट्टरता। चार्ल्स आर्थर की किताब सोशल वार्मिंग के अनुसार इको चैम्बर की एक ऐसी स्थिति है जहां लोग केवल उन्हीं विचारों से घिरे रहते हैं जो उनके पहले से मौजूद विचारों से मिलते जुलते हों। इस तरह लोग अपने विचारों में और ज़्यादा कट्टर होते जाते हैं। इंटरनेट मीडिया इस इको चैम्बर को और मजबूत बना देती। एल्गोरिदम के माध्यम से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म हमें ऐसे कंटेंट दिखाता है जो हमारे पहले से मौजूदा रुचियों में मेल खाता है। आपको जो दिलचस्पी रहता होगा, आपने देखा वो वही वीडियो आपके सामने आने लगते हैं। दिक्कत तब आती है कि जब मिलने वाली जानकारी भ्रामक हो। प्यू रिसर्च के अनुसार 64% अमेरिकी लोगों का मानना है कि इंटरनेट मीडिया गलत सूचनाओं और विभाजनकारी सामग्री फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नफरती कंटेंट। तो इंटरनेट मीडिया एल्गोरिथम को उपभोक्ता यूजर्स से अधिक जोड़े रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। हालांकि इसका दुष्प्रभाव है कि यह अक्सर सनसनीखेज नफरत फैलाने वाले कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब भी देश में तनाव की स्थिति होती है तब इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत भरे भाषण में वृद्धि हो जाती है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि 70% इंटरनेट मीडिया यूजर्स ने माना कि एल्गोरिथम में इंटरनेट मीडिया पर अतिवाद के प्रसार में योगदान करते हैं। मीडिया को तो देखिए, आप देखते हैं सोशल मीडिया इसे कमाई से मतलब है। फेक न्यूज। इंटरनेट मीडिया पर नफरत फैलाने में फेक न्यूज अथवा झूठी कहानियां और गलत तथ्यों का सबसे बड़ा हाथ होता है और इससे उत्पीड़न के मामले बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर प्रमाणिक जानकारी की तुलना में झूठी खबरें फेक न्यूज 6 गुना तेजी से शेयर होती है। एक तथ्य यह भी है कि फेक न्यूज को यूजर्स से भी ज़्यादा शेयर करते हैं। एक हालिया सर्वे के अनुसार 58% लोगों को फेसबुक पर, 18% यूजर्स को एक्स पर, पूर्व में ट्विटर प्लेटफॉर्म पर, 15% यूजर्स को इंस्टाग्राम पर और 11% यूजर्स को व्हाट्सएप पर हेड पोस्ट मिले, जो कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से समाज में बढ़ रहे अपराधों उससे उत्पन्न गंभीर परिणामों की ओर इशारा करते हैं। अशांति फैलाने का जिम्मेदार। जर्मनी ने 2015 में 10 लाख शरणार्थियों को अपने देश में पनाह इंटी दी थी। इसके बाद वहां कई हमले हुए। इंटरनेट मीडिया और शरणार्थियों के खिलाफ हमले का सीधा संबंध था। साथ ही 2016 में जर्मन रिफ्यूजी कैंप में कई हमले हुए थे, जिसका सीधा संबंध फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर शरणार्थी विरोधी पोस्ट में तेजी थी। और वहीं म्यांमार में 2017 के रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए भी फेसबुक का इस्तेमाल किया गया था। 2021 को अमेरिकी संसद में हुई घटना इंटरनेट मीडिया और हिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण रहा और इससे न केवल फेक न्यूज फैलाने में इंटरनेट मीडिया की नकारात्मकता को उजागर किया, बल्कि भड़काऊ बयानबाजी किस तरह से हिंसा में बदल सकती है यह भी दिखाया गया। और इन देशों ने उठाए कदम। फिनलैंड की सरकार ने अपने राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को शामिल किया है और जिसके अंतर्गत छात्रों को विश्वसनीय जानकारी, गलत जानकारी के बीच अंतर सिखाया जाता है। यहाँ के हेलसिंकी विश्वविद्यालय के अध्ययन में पाया गया कि जिन छात्रों ने डिजिटल साक्षरता में भाग लिया उनकी ऑनलाइन जानकारी की समझ 30% तक वृद्धि हुई है। वहीं न्यूजीलैंड में 2019 में क्राइस्ट चर्च मस्जिद से जुड़ी एक घटना के बाद हेट स्पीच व फेक न्यूज के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। साथ ही नफरत भरी भाषण पर संवाद बढ़ाने के लिए कम्युनिटी ग्रुप्स की शुरुआत की है। इसके चलते न्यूजीलैंड के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के सर्वे में पाया गया कि कम्युनिटी ग्रुप्स में भाग लेकर 75% लोगों में डिजिटल समझ बढ़ी है। वहीं स्वीडन की सरकार ने युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है, जो चरमपंथी समूहों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को समझने पर केंद्रित है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों में इंटरनेट मीडिया पर चरमपंथी प्रचार और फेक न्यूज की पहचान करने की क्षमता में 40% तक बढ़ी है। और समय आ गया है कि जब भारत में भी इस तरह के प्रयासों को गति दी जानी चाहिए और ताकि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने वाली फेक न्यूज को लोग आसानी से समझ सकें और ध्यान दे सकें। और देखिए, एक बात और बताऊं, इस सोशल मीडिया का लोग फायदा भी उठा रहे हैं और गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। भाई, आप पर निर्भर करता है तो आप क्या करते हैं। ठीक है, अब आपका इस तरह से आप देखेंगे ये संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।